ओपी सिंह जी हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं। मैं इससे पहले कि कोई पॉलिटिकल राय लूं, ये तो स्पष्ट है जिस बात के लिए डीजीपी ने ऑर्डर निकाल दिया कि आपको अति संवेदनशीलता बरतनी होगी और क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करना होगा वो तक बता दिया। उसके बावजूद ऐसी हिंसक घटना घटी और फिर इस पर सियासत का आरोप अगर लगाए कांग्रेस पार्टी या कोई भी दल सियासत का आरोप लगाए तो ये तो बड़ा हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये बहुत हैरानी की बात है कि जिन 5 या 6 स्टेट्स में इस प्रकार के कॉम्युनल राइट्स हुए हैं और मैं समझता हूं कि ये एक पैटर्न की तरह हुआ है जिसमें बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से जिसमें प्रोवोकेटिव स्पीचेस या प्रोवोकेटिव एक्शंस के द्वारा किया गया है। मैं समझता हूं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसका अलर्ट होना, उसका विजिबली प्रेजेंट होना और अनबायस्ड अप्रोच रखना ये बहुत जरूरी है। हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, इतने सारे फेस्टिवल्स हुए और फेस्टिवल्स जैसा कि बीजेपी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, कई ऐसे मौके आते हैं जिसमें दोनों संप्रदाय के लोगों के पर्व मनाए जाते हैं। मुझे याद है कांवड़ यात्रा भी हमने किया और उसी समय बकरीद भी हमने किया और हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि हमारे जितने भी ऑर्डर्स, रेगुलेटरी ऑर्डर्स हो या प्रिवेंटिव ऑर्डर्स हो, वो इस प्रकार का हो कि किसी भी संप्रदाय को हर्ट नहीं करे। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका जो है बहुत ही उचित रहती है, सरकार की भूमिका बहुत अच्छी रहती है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में जहां लगभग 34-35 हजार प्रोसेशंस हर एक वर्ष निकाला जाता है और इस बार भी रामनवमी में 800 प्रोसेशंस एक दिन में निकाले गए, लेकिन वहां पे बिल्कुल नियंत्रित ढंग से सब किया गया क्योंकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो निष्पक्ष था और चौकन्ना था। तो मैं समझता हूं कि किसी भी इन सब चीजों में जहां कॉम्युनल टेंशंस की बात होती है वहां प्रोवोकेटिव बातें होना, प्रोवोकेटिव स्पीचेस होना या प्रोवोकेटिव एक्शन आशंका बनी रहती है। और ये आशंका होने के बावजूद, ऑर्डर्स आने के बावजूद अगर करौली में इस चीज पर अगर नियंत्रण नहीं रखा गया तो ये सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियर फेलियर है, वो दिखाई दे रहा है सिंह वकार जी। और इसीलिए ये आरोप भी लग रहा है कि गहलोत सरकार पक्षपाती तरीके से इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस बहुत ढीले तरीके से कार्रवाई कर रही है। करौली के लिए जब डीजीपी ने आदेश दे दिया कि आपको अति संवेदनशीलता बरतनी होगी, इसके बावजूद वहां पर इतना बड़ा दंगा भड़क गया, गलती किसकी? गहलोत सरकार की, गहलोत सरकार की, पुलिस की, गहलोत सरकार की जो इंटेलिजेंस थी उसकी फेल्यूर की, और गहलोत सरकार की जो पिछली सरकार थी उसमें भी दंगे हुए थे जब ये पहले मुख्यमंत्री बने थे और मस्जिदों में कुरान करीम तक जलाए गए थे। तो चाहे वो गहलोत हो चाहे कोई हो, अगर दंगा रोकने में नाकाम साबित होता है तो जिम्मेदारी भी उसी की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन जिन प्रदेशों में, चाहे वो गहलोत हो चाहे शिवराज हो, कोई भी हो, सरकार की नाकामी है। और मैं समझता हूं कि ओवैसी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सरकार की मर्जी से ये दंगे हुए हैं। सरकार चाहती तो रोकती, लेकिन सरकार ने दंगे चाहे इसलिए दंगे हुए। सरकार दंगे कराना चाहती थी इसलिए ये दंगे हुए। विष्णु जैन इसमें अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। विष्णु, देखिए मीनाक्षी जी, मैं तो अभी असीम भाई की बात सुन के बड़ा शॉक्ड हूँ कि सरकार दंगे कराना चाहती थी तो सरकार ने वहाँ पे जो पेट्रोल बम है, जो पत्थर है, सबके जाके छतों पे रख दिए कि जब यहाँ से शोभा यात्रा निकले तो आप पेट्रोल बम और पत्थर फेंकिएगा। सरकार ने वहाँ पे जाके चाचा और जितने लोग हैं सबको बताया कि आप लाठी डंडे लेके जब शोभा यात्रा निकले तो इन लोगों को मारिएगा। सरकार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काया कि जब शोभा यात्रा निकले तो इनकी गाड़ियाँ जला दीजिएगा और जितना घायल कर सकते हैं घायल करिएगा। ये कैसी बात कर रहे हैं? ये सरकार की वजह से नहीं हुआ है मीनाक्षी जी, आई एम सॉरी। और ये जो है अपनी ये जो कम्युनल बात है उसको सरकार के ऊपर असीम भाई ना डालें। अगर ईमान है, यकीदा है तो ये बात माने कि जो वहाँ पे दंगा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा हिंदू समाज के लोगों को क्षति पहुँची है, ये इनका इस समाज के प्रति, एक समाज के एक वर्ग के प्रति इनकी जो भड़काऊ बातें हैं जो इनके पार्टी के नेता बराबर करते चले आ रहे हैं, इनका जो विद्वेष फैलाने का काम है समाज में, ये उसका परिणाम है।
सरकार, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार निर्दोष है, सरकार भी दोषी है, पर सारा का सारा दोष सरकार पे ठेल देना और अपनी गलती से छुपा लेना मुझे लगता है बहुत गलत है। इसमें मुस्लिम समुदाय समाज के लोग बहुत बड़े भागीदार हैं। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने बोल दिया ना कि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ सबूत नहीं है, उन्हें बरी कर दिया गया। मैं उस पर भी आ रहा हूं, सबसे पहली बात, जहां पे ओवैसी साहब की एक्विटल का सवाल है, आज आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हम इसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे। ये गलत ऑर्डर है और सीआरपीसी का सेक्शन 372 हमें ये राइट देता है कि अगर कोई गलत एक्विटल हुआ है तो जो विक्टिम है उसके खिलाफ अपील फाइल कर सकता है और हम अपील फाइल करेंगे। और ये जो एक्विटल हुआ है ये लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पे हुआ है कि सबूत नहीं थे। वहां पे प्रोसिक्यूशन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वहां के राज्य सरकार की थी। और ये मतलब इससे अच्छा था राज्य सरकार ने ये जो ड्रामा किया प्रोसिक्यूशन का 8-9 साल करने का, इससे अच्छा था सेक्शन 321 में एक्विट कर देते। जैसे अखिलेश सरकार ने आतंकवादियों को छोड़ने का निर्णय लिया था वैसे ही निर्णय ले लेते। ये इतना बड़ा ड्रामा करने की लोगों के सामने क्या जरूरत थी? और ये राज्य सरकार की विफलता है, पूरा का पूरा फेलियर है प्रोसिक्यूशन मशीनरी का। और आपके सामने एक लॉयर होने के नाते ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इसके खिलाफ अपील फाइल होगी और वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये जो ओवैसी ने हमारी देवी देवताओं के खिलाफ और समाज में विद्वेष फैलाने का काम किया है उसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे। ठीक, हमारे साथ राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया जी जुड़ गए हैं। स्वागत है सतीश जी आपका इंडिया टीवी पर। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जरा दर्शकों के लिए चाहती हूं। आप लोग इस मामले पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। करौली हिंसा मामले में अभी तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं? अभी तक जो करौली की पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, उसका एक्शन का तरीका क्या रहा? देखिए, पहली बात तो ये जब जुलूस निकला ये कोई नई बात नहीं थी। पूरे देश में, प्रदेश में हिंदू नववर्ष पे जुलूस निकलता है, परमिशन से निकलता है। 2 दिन पहले सीएलजी की मीटिंग हुई थी, उसमें जो मतलूब अहमद पार्षद है कांग्रेस समर्थित, उसने ये एश्योर किया था कि जुलूस निकले हम उसको पूरे तरीके से शांति से निकलवाएंगे, हमारी जिम्मेवारी है। जुलूस निकलता है, आधे रास्ते जाता है, उसके बाद पथराव होता है और लोग चोटिल होते हैं। एक व्यक्ति जिंदगी और मौत से संघर्ष अभी भी कर रहा है। उसके बाद एक पीएफआई की चिट्ठी जारी होती है कि इस तरीके की कोई ना कोई आशंका है। तो ये पीएफआई को कैसे पता लगा कि ये इस तरीके से पथराव होगा, इस तरीके की घटनाएं घटित होंगी? तीसरी बात, पुलिस की जो एफआईआर है उसमें साफ लिखा है पुलिस के जिम्मेवार अधिकारी ने कि जो जुलूस था वो शांतिपूर्वक निकल रहा था और अचानक पथराव शुरू हुआ। छतों पे टनों पत्थर कैसे आए, कोई ड्रोन से उसकी जानकारी नहीं ली गई। जुलूस के में डीजे बज रहा था तो पुलिस ने उसको रोका क्यों नहीं? केवल कुछ पुलिस के लोग क्यों थे? दुकानों में लूटपाट कैसे हुई? मोटरसाइकिलों में आगजनी कैसे हुई? ये सारी सीक्वेंस है जो ये लगता है कि इसमें कोई न कोई पूर्व नियोजित ये था कि जुलूस निकालें और उसके बाद इस तरीके का हमला करें। उसके बाद 7 परिवारों का पलायन होता है। उससे पहले 195 परिवारों का पलायन हो चुका। तो कुल मिलाकर ये बानगी राजस्थान के सरकार की, मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं, उनकी कानून व्यवस्था का एक नजरिया है। वो हिजाब के मसले में कोटा में इसी तरीके से कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़कर पीएफआई को हिजाब के मसले में रैली की इजाजत देते हैं, उस पर हथियार लहराए जाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है तुष्टीकरण का, अपीजमेंट का, वोट बैंक की पॉलिटिक्स का, इससे सरकार, मुख्यमंत्री गहलोत बच नहीं सकते। लेकिन सतीश जी, हमने असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना और कई और नेताओं का भी ये मानना है कि दरअसल वो एक चुनावी राज्य है, इसलिए वहां पर इस तरीके के पूरे सुनियोजित तरीके से दंगा भड़काने की साजिश हो रही है। अशोक गहलोत का एक बयान हमने देखा, उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि विरोधी ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे राज्य में इतने शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी की शोभा यात्रा क्यों निकाल ली गई, इसलिए ये हिंसा को भड़काया गया। ये साजिश है। देखिए, चुनाव तो 2 साल दूर हैं और केवल ये नहीं है, 17 जिलों में 144 लगाई, 107 और 16 की कार्रवाई हिंडौन के 1400 लोगों पर हुई, राजस्थान के हजारों लोगों पर हुई है। तो इसका कोई जवाब नहीं है। केवल इसके लिए 108 की देशद्रोह तक की कार्रवाई जयपुर के कार्यकर्ताओं पर हुई है। तो कुल मिलाकर अपीजमेंट के लिए, खुश करने के लिए कांग्रेस ने ये सारी चीजें की है। कांग्रेस इससे बचना चाह रही है पर इस पाप से, आरोप से बच नहीं सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।